अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल करें। हमने तलबा व तालबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने FSC और FA का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा व तालबात FA और FSC के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. In our previous lecture we've discussed about the disease control के diseases को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। 3 methods हमने पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा preventive measures, सेकेंड हमने देखा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, थर्ड वन हमारे पास है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। हमने डिस्कस जो है सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स तक किया था। सो अब हम नेक्स्ट वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैक्सीनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट द वैक्सीनेशन इज़। वैक्सीनेशन जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई बाय एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ये टेक्निक इंट्रोड्यूस डेवलप करवाई गई सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की किस इन 1796 में एडवर्ड जेनर ने इंट्रोड्यूस करवाई। इसका नाम उसने वैक्सीनेशन क्यों रखा? बिकॉज ये जो है काऊ में एक वायरस पाया जाता है जिसको हम कहते काऊ में एक डिजीज़ हुई थी जिसको काऊ पॉक्स पस कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली काऊ की एनिमल्स की बॉडी पर जो है ना वो पस सेल्स की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, और काऊ को जो है लैटिन वर्ड में वैका कहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम, इस टेक्निक का नाम वैक्सीनेशन रखा। फ्रॉम दिस वर्ड इवॉल्व द प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन। ठीक है, इसी टर्म से फिर उसने ये टर्म बनाई वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन। वैक्सीन जो है वो इस मटेरियल का नाम है। ठीक है, और वैक्सीनेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। Since then, the inoculation or vaccination is carried out to make the people immune from viral or bacterial epidemics or for some diseases. The individuals are vaccinated in their early life to make them immune to those diseases. इसमें होता क्या है बेसिकली, सपोज कर ले जैसे पोलियो एक बीमारी है। पोलियो से तो आप सब लोग फेमिलियर होंगे और आप लोग को पता है कि जब भी बच्चा छोटा होता है उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, और आप लोग अक्सर अपनी गलियों वगैरह में भी देखते होंगे कि पोलियो के कतरे पिलाने वाले होते हैं। वो कतरे बेसिकली क्या है, उनको शॉट्स कहा जाता है। बेसिकली वो वैक्सीन ही हैं। ठीक है, पोलियो की वैक्सीनेशन की जाती है बच्चों की ताकि उनको अर्ली एज में ही इस डिजीज़ से प्रिवेंट कर दिया जाए। पोलियो है क्या? पोलियो की जो वायरस है, पोलियो वायरस जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम पे अटैक करता है, जिसमें हमारी जो है वो इरेगुलर जो है वो लेग्स का साइज हो जाता है। ठीक है, एक बड़ी हो जाती है और एक छोटी हो जाती है। बेसिकली इस टाइप का ये वायरस है। तो बच्चों को इससे प्रिवेंट करने के लिए अर्ली एज में हम पोलियो के कतरे, पोलियो की उनको वैक्सीनेट कर देते हैं। हम बेसिकली करते क्या है कि वो होता क्या है कि पोलियो का उनके अंदर डेड वायरस इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, चिल्ड्रंस में, उनकी बॉडी में, और जब वो वायरस उनकी बॉडी में जाता है तो उसके खिलाफ जो है उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है, वो वायरस जो है वो आपकी बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा बिकॉज इट्स डेड, लेकिन वो वायरस एक एज अ एंटीजन आपकी बॉडी में ऐड हुआ है, तो आपकी बॉडी इन रिस्पॉन्स जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है और आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। फिर आगे अगर कभी भी आगे लाइफ में आपको ये वायरस अटैक करता भी है तो आपकी बॉडी पहले से ही उसके अगेंस्ट डिफेंस क्रिएट कर चुकी होती है, इम्यून हो चुकी होती है। ठीक है, ये बेसिकली वैक्सीनेशन का प्रोसेस है। ऊपर बताया कि मैनी डिजीजेज सच एज पोलियो, whooping cough, measles, mumps एक्सेट्रा कैन इजीली बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन और शॉट्स। अब उन्होंने, हम लोगों ने सबसे पहले डिजीज कंट्रोल में क्या पढ़ा था कि प्रिवेंटिव मेजर्स। ऐसे ही कुछ बीमारियों से जब बचने की कोशिश की जाती है, सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। उसके बाद जो फिर प्रिवेंटिव मेजर्स से भी बीमारियां प्रिवेंट नहीं होती, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होती, उसके लिए फिर हम लोग वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। और पोलियो, हुपिंग कफ, मीजल, मम्स ऐसी बीमारियां जो कि आसानी से कंट्रोल की जा सकती है बाय वैक्सीनेशन। और शॉर्ट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज एक ही इसकी डोज नहीं दी जाती। जैसे अगर आप लोगों ने कोविड की वैक्सीन बहुत ज़्यादा लोगों ने लगाई होगी, आपके पेरेंट्स ने तो लगवाई होगी, तो वो हर टर्म के बाद दूसरी लगती है। ठीक है, नाउ यस, इस पैराग्राफ पे थे हम। यस, इट इज क्लेम दैट स्मॉल पॉक्स हैज बीन टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। साइंटिस्ट आर मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स
to develop vaccine against other diseases. Even vaccine against AIDS is being administered in humans on experimental basis. अब उन्होंने ये क्लेम किया जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है उसको पूरी दुनिया से एलिमिनेट कर दिया गया है इस मेथड को यूज़ करके, ठीक है। और साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं कि ऐसी वैक्सीन बनाएं, ठीक है, जो कि एड्स को भी ख़त्म कर दे इस दुनिया से। एड्स का तो आपको पता है, हमने पीछे शायद डिस्कस किया था कि HIV वायरस से होता है, तो उसकी भी अभी तक हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है उस डिजीज़ का, इसीलिए उसको ख़त्म करने के लिए भी जो है वो साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूसली एफर्ट करें कि उसके खिलाफ भी वैक्सीन बन जाए ताकि वो भी इस दुनिया से ख़त्म हो सके। अब हमारा नेक्स्ट जो है इसमें इम्यूनाइजेशन का, हाँ इम्यूनाइजेशन का मैं आपको बता देती हूँ कि इम्यूनिटी जो है ना वो हमारी नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल आता है, अटैक करते हैं, तो हमारी बॉडी इन रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनाती है ताकि उसको किल कर सके, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर एक का इम्यूनिटी लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे जिसकी किसी पर्सन की इम्यूनिटी वीक है उसको बहुत जल्दी बीमारियां, वायरसेस या कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर देता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। देन हमारे पास आ जाता है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। अब हमारे पास कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि हम प्रिवेंटिव मेजर से कंट्रोल कर लेते हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर से भी कंट्रोल नहीं होती उनके लिए फिर हम लोग वैक्सीनेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसी भी डिजीज़ हैं जो कि ना तो प्रिवेंटिव मेजर से कंट्रोल होती हैं और ना ही उनकी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कैंसर की अभी तक कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स तो हम लेते हैं लेकिन वो उससे हम लोग कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उससे बचा नहीं जा सकता कंप्लीटली, वो ख़त्म नहीं हो सकती। सो if a person becomes sick with disease, he is subjected to the action of antibiotics which can kill bacteria. अगर कोई पर्सन जो है वो बीमार हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स। अब आपको पता है बायो का क्या मतलब है, लाइफ, और एंटी मीन्स उसके अगेंस्ट, तो ये ऐसी एंटीबायोटिक्स उनको कहते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, लेकिन ये ड्रग्स सिर्फ उसको तब तक किल करती हैं जब तक वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर लेता, ठीक है। फिर जब हम एंटीबॉडी हाँ, जब भी हम कोई पर्सन को एंटीबॉडी देते हैं, ठीक है, फिर एक वक्त अगर हम उसको कंटिन्यूसली एंटीबॉडी देते रहेंगे, एंटीबायोटिक की बात कर रही हूँ मैं, एंटीबायोटिक जब हम एक पर्सन को कंटिन्यूसली देते रहेंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि उसकी बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगी। रेजिस्टेंस मीन फिर उसके ऊपर उस एंटीबॉडी का असर नहीं होगा, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, थोड़ी डोज जो है वो चेंज करनी पड़ती है, या फिर हमें उसकी एंटीबायोटिक को ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये नीचे जो है वो यही लिखा है, दी एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर यूजफुल इन बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीजेस में एंटीबायोटिक्स का यूज़ है, ये नहीं कि आप एंटीबायोटिक्स जो है वायरल डिजीजेस में दे रहे हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। एंड दैट्स ओनली व्हेन बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब इन कैंसर की मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी, कैंसर में क्या होता है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आर आल्सो यूज्ड। अच्छा, अब कैंसर जो है वो हो गया, उसके लिए जो अब हमारे पास दो टेक्निक्स है यूज़ करते हैं जिससे हम कैंसर से बच सकते हैं। वन इज़ द कीमोथेरेपी एंड द अदर वन इज़ द रेडियोथेरेपी। कैंसर बेसिकली है क्या, कैंसर बेसिकली एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है, ठीक है, ट्यूमर की या फिर फॉर्मेशन है। कैंसर बहुत तरह के होते हैं, ब्लड कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, और किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में आपका ट्यूमर डेवलप हो जाता है। अच्छा, रेडियोथेरेपी क्या है, रेडियो आपको नेम से पता चल रहा है, इट्स नेम इंडिकेट्स के रेडिएशन को यूज़ करते हैं, ऐसी रेडिएशन को यूज़ करते हैं जिसकी रेडिएशन तो लो होती है लेकिन उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से अब सपोज आपकी बॉडी में कहीं ट्यूमर है, हम उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाते हैं और उस रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो ट्यूमर जो है वो टूट जाता है, ठीक है, वो किल हो जाता है ट्यूमर। इस प्रोसेस को हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। एंड द अदर वन वी हैव इज द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, जिसके अंदर हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं कैंसर के कंट्रोल के लिए, ठीक है। कीमोथेरेपी, कीमो का वर्ड भी इंडिकेट कर रहा है केमिकल्स, ठीक है, हम ऐसी केमिकल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन वो केमिकल्स बहुत हाई पोटेंसी की मेडिसिन होती है और उसके काफ़ी टाइम्स बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, ठीक है। In radiotherapy, the cancerous part is exposed to short wave radiations from the radioactive material repeatedly at regular intervals. इसको रिपीटेडली करवाया जाता है रेगुलर इंटरवल्स पे, मीन्स के अभी हमने 1 मंथ करवाया, देन हम 2 मंथ्स के बाद दोबारा करवाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ऐसा पार्टिकल तो वहाँ नहीं रह गया ट्यूमर का या ऐसे सेल्स का जो दोबारा से उसकी डिवाइडिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है।
In Pakistan, there are several centers which are carrying out radiotherapy to control cancer. पाकिस्तान में ऐसे बहुत से सेंटर्स हैं जो कि रेडियोथेरेपी करते हैं कैंसर के कंट्रोल के लिए. शौकत खानम भी है. Chemotherapy consists of administering certain anti-cancerous chemicals to the patients at regular intervals. These chemicals may kill both cancerous and normal cells. मैंने आपको बताया इसका साइड इफेक्ट है. इसका साइड इफेक्ट ये कि जो कीमोथेरेपी हम अगर किसी पेशेंट की करते हैं तो उसको हम ऐसे केमिकल्स तो देते ही देते हैं, लेकिन वो केमिकल्स इतनी हाई पोटेंसी की होती हैं, ठीक है, कि वो कैंसरस सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल की किलिंग भी स्टार्ट कर देते हैं. आपको पता होगा कि कैंसरस पेशेंट्स जो होते हैं उनकी नेल्स और उनके बाल जो हैं वो उतरना स्टार्ट हो जाते हैं. वो इसी वजह से होता है कि उनकी जो मेडिसिन है उनकी डोज बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत हाई पोटेंसी की होती है. Recently, a new technique has been developed to repair defective genes. Okay, अब जो थर्ड हमारे पास चीज़ है ड्रग थेरेपी में आ जाती या जीन थेरेपी में डिजीज़ कंट्रोल के लिए, बेसिकली वो है हमारे पास जीन थेरेपी. जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, ये रिसेंटली डेवलप की गई है रिपेयर करने के लिए डिफेक्टिव जीन्स को. इसमें हम क्या करते हैं, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देते हैं विद द नॉर्मल और हेल्दी जीन. एक जीन आपके पास जो है वो डिफेक्टेड है, ठीक है, आपको पता है वो डिजीज कॉजिंग है, हम उसको निकाल देते हैं और उसके अंदर हम लोग आइसोलेट कर देते हैं नॉर्मल जीन. ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन एंड इंसर्टिंग इट इनटू दी होस्ट थ्रू बोन मैरो सेल्स के थ्रू हम इसके अंदर नॉर्मल जीन किसी भी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं. इसको हम कहते हैं जीन थेरेपी. द नेक्स्ट वन इज द इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट. ये हमने पहले भी पढ़ी है, जिसको एक क्वेश्चन भी था हमारे पास, व्हाट इज IDM. दिस इज द इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम वो तमाम प्रोसेस जो है इन्वॉल्व कर लेते हैं किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए. लाइक हम प्रिवेंटिव मेजर्स तो ले रहे हैं पर डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, उसके अंदर फिर हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी इन्वॉल्व कर लेंगे. हम लोग जो है मेथड्स भी जितने भी मेथड्स यूज़ होंगे उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए वो भी इन्वॉल्व कर लेंगे. और साथ ही साथ हम कम्युनिटी को भी उसमें जो है ना वो इन्वॉल्व कर लेंगे. ठीक है, मतलब कि कम्युनिटी को भी साथ साथ अवेयरनेस देंगे कि उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स कितने सीवियर हो सकते हैं. इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट. Combating disease utilizing all methods as and when required and ensuring a participation of community. Participation of community means कि community को भी आप उसमें involve कर लें, ठीक है, और तमाम methods को utilize करें in this program. इस program को हम कहते हैं integrated disease management. This requires awareness of a community about the severity of the problem, its causes and its remedies. This is a very effective program for the elimination and control of dangerous diseases from human society. Human society में से जो है वो बहुत ही कोई डेंजरस अगर डिजीज़ है उसको एलिमिनेट करवाने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है. ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट. Besides its contribution to food production and health of man, biology has discovered a number of means and developed technologies for the welfare of mankind, as for example cloning, protection and conservation of environment. उन्होंने कहा हमने फूड प्रोडक्शन पढ़ी, मैनकाइंड की हेल्थ पढ़ी और डिजीज़ से प्रोटेक्शन पढ़ी. इसके साथ साथ जो है वो बायोलॉजी ने और भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं जिससे वो मैनकाइंड को सर्व कर रही है, जिसमें क्लोनिंग आ जाती है और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन आ जाती है. क्लोनिंग की बात कर लेते हैं अब हम. क्लोनिंग को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है. क्लोनिंग क्या है, बेसिकली क्लोनिंग इज अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स. यूजेनिक एम्स क्या है, बेसिकली आपका डिज़ायर्ड एम्स मीन्स आपके डिज़ायर्ड एम्स जो आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा, ठीक है, या फिर इसको हम ट्रू जीन भी कह सकते हैं. Cloning is a technology for achieving eugenic aims. A clone is defined as a cell or individual and its sexually produced offspring. All members of a clone are genetically identical except when a mutation occurs. Clone क्या है हमारे पास, एक ऐसा offspring produce करवाना जो exactly same हो उसके parent पर, ठीक है, 100% जो है वो उसी की कॉपी हो. अब जैसे एक प्रोसेस तो नेचुरली जो हमारे ठीक है प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, जब कोई बेबी डेवलप होता है, बेबी की बर्थ होती है तो वो हाफ जो है वो अपने फादर के जैसा होता है, हाफ अपने मदर के जैसा होता है. लेकिन क्लोनिंग में ऐसा नहीं है. क्लोन जो है वो एग्जैक्टली एक ही पेरेंट से लिया गया होता है, सिंगल पेरेंट से, और ये एग्जैक्टली जो है 100% उसी की कॉपी होती है. ये नहीं कि हाफ जो है वो किसी और मतलब कि मदर की और हाफ जो है वो फादर की, ऐसे नहीं होता. तो बिल्कुल जो है वो आइडेंटिकल होगा एक्सेप्ट उसमें कोई म्यूटेशन, उसमें कोई ख़राबी आई हो, ठीक है. म्यूटेशंस मीन कोई जीन इधर उधर हुआ हो या कोई बीमारी तो खैर नहीं कह सकते, ठीक है. जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग. कोई भी एनिमल नेचुरली क्लोनिंग से प्रोड्यूस नहीं होता. ये हम ह्यूमंस ही हैं जो इनको क्लोन करवा सकते हैं.
Several insects and many plants do in some circumstances, whereas few do so regularly. कुछ insects और plants हैं जो कुछ conditions में ऐसे कर सकते हैं. अब इस process को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लोनिंग का मेथड क्या है. इसको आपने अच्छे से समझना है. 1997 में साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड में जिसने सक्सेसफुली सबसे पहले क्लोनिंग का प्रोसेस किया और एक शीप को डेवलप किया जिसको नाम दिया गया डॉली शीप. आप लोगों ने भी सुना होगा इसका. ठीक है, आर्टिफिशियली परफॉर्म की गई, उसने परफॉर्म किया क्लोनिंग के मेथड को. और शीप, डॉली शीप, जिसमें उसको नाम दिया गया था डॉली शीप का, बेसिकली शीप ही थी, उसको डेवलप किया. उसके अलावा अदर मेमेलियन स्पीशीज माइस एंड काउज हैव सिंस बीन क्लोन्ड, ये भी क्लोन की गई, लेकिन जो सबसे पहला एनिमल था वो डॉली शीप ही था. अब उस प्रोसेस में उसने क्या किया था, कैसे उसने क्लोन किया था, क्लोनिंग का मेथड है क्या, इसको हम समझते हैं. इसमें क्या होता है, एक जैसे फर्टिलाइज्ड एग है किसी भी फीमेल का जाइगोट जो है, ठीक है, उसका जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर से आप न्यूक्लियस को डिस्कार्ड कर दें. एक सेल है ना आपके पास, उसमें एक न्यूक्लियस तो होता ही, आपको पता है. उस सेल में से आप लोगों ने न्यूक्लियस को डिस्कार्ड कर देना, आपके पास लेफ्ट ओवर क्या रह जाएगा, सेल रह जाएगा. ठीक है, उसके अलावा उसके ऑन द अदर हैंड आप एक डेवलप्ड सेल लेंगे, उसके अंदर से आप न्यूक्लियस लेंगे. ठीक है, आपके पास बेसिकली दो सेल्स थे, एक फीमेल जाइगोट था जिसके अंदर से आप लोगों ने न्यूक्लियस को डिस्कार्ड कर दिया और आपने उसमें से सिर्फ फर्टिलाइज सेल ले लिया. ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास डेवलप्ड एक सेल था, ठीक है, एक तरफ जाइगोट है, दूसरा डेवलप्ड सेल है, उस सेल को आप डिस्कार्ड कर दें. ठीक है, उसमें से आपने न्यूक्लियस ले लेना है. फिर आपके पास एक सेल और एक न्यूक्लियस आ गया, आपने उन दोनों को जो है आपस में कंबाइन कर देना है. ठीक है, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं साथ साथ ताकि आपको क्लियर होता रहे. इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड. फर्टिलाइज्ड एग में से न्यूक्लियस को रिमूव किया एंड अ न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल ऑफ अ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस. उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने न्यूक्लियस को ऐड कर दिया. ठीक है, दी आल्टर्ड जाइगोट, आल्टर्ड मीन्स हमने चेंजिंग की है जाइगोट में. ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने चेंजिंग क्या की थी जाइगोट में, हम लोगों ने उसके अंदर न्यूक्लियस किसी डेवलप्ड सेल का डाला है, उसके अंदर उसको हम आल्टर्ड जाइगोट कहेंगे. ठीक है, इज देन इम्प्लांटेड इनटू द सूटेबल वॉर्म, उसको एक सूटेबल वॉर्म में शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, वेयर इट कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट, जहाँ वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा, अपना सारा डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो वहीं पे कंप्लीट होगा उसका. उसके बाद फिर हमारे पास एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड इन दिस वे इज अ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड. अब हमारे पास जो है फिर एक क्लोन डेवलप हो गया वॉर्म में, जब हमने उसको शिफ्ट किया वहाँ पे हमारे पास वो कम्प्लीटली डेवलप हुआ. उसके बाद हमारे पास जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप हुआ वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल क्लोन उसको बोलेंगे, पर किसके, उसके उस डेवलप्ड सेल के जिसका हमने न्यूक्लियस यूज़ किया, उसके नहीं जिसका हम लोगों ने सेल यूज़ किया. ठीक है, बिकॉज द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, और न्यूक्लियस का आपको पता है न्यूक्लियस कंटेन्स द डीएनए, दैट्स वाई जिसका हमने न्यूक्लियस यूज़ किया है ना, वो क्लोन जो है वो जेनेटिकली उसके आइडेंटिकल होगा. ठीक है, 100% एज बिल्कुल 100% उसी की कॉपी होगा वो. इस प्रोसेस को उस जो हमारे पास डेवलप हुआ है ऑर्गेनिज्म उसको क्लोन बोलेंगे और इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग बोलेंगे. थस क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डिजायर्ड जीनोटाइप. ठीक है, तो क्लोनिंग से हम लोग मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं डिजायर्ड जीनोटाइप, जो भी हम जीनोटाइप चाहते हैं उसकी. ठीक है, नाउ another type of cloning is the division of a single cell. एक तो हमने क्लोनिंग पढ़ ली. क्लोनिंग दो तरह से होती है. ठीक है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल. जो हमने अभी पढ़ी है वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग है. अब हम लोग नेचुरल क्लोनिंग पढ़ेंगे. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं. अनदर टाइप ऑफ क्लोनिंग इज द डिवीजन ऑफ अ सिंगल एग or early embryo into one or more separate embryos. This is the same process that normally creates identical twins. इससे हमारे पास identical twins की formation होती है. Identical twins की formation किससे होती है हमारे पास, natural cloning से. Yes. Offsprings from this type of cloning are genetically identical but carry chromosome from each of the two parents. इसमें होता है कि हमारे पास एक fertilized egg है, zygote है. ठीक है, वो आगे जो है वो उसकी फर्दर डिवीजन होती है. सपोज वो आगे 2 सेल्स में डिवाइड हो गया. अब जब वो 2 सेल्स आपस में फिर से सेपरेट हो गए तो उन दोनों ने जो है वो अपनी स्टार्ट कर दिया डिवाइड करना इंडिविजुअली. ठीक है, जब वो इंडिविजुअली डिवाइड करते रहेंगे. ठीक है, स्टार्ट कर देंगे डिवाइड करना, और वो फिर जब वो इंडिविजुअली जो है वो डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक अलग अलग इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे. तो हमारे पास दो इंडिविजुअल्स बन गए और वो दोनों इंडिविजुअल्स जो है वो नेचुरली तो आइडेंटिकल हैं. ठीक है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है, जो करेक्टर्स आते हैं वो दोनों पेरेंट्स से आते हैं. ठीक है, फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम फादर.
This type of cloning has already been used to produce genetically identical cattle and other farm animals. ये type जो है cloning के, इसको use किया जाता है genetically identical cattle और other farm animals को produce करने के लिए. Man is likely to adopt cloning techniques for commercial production of valuable animals of non-pedigree such as horses. बहुत horses की development हो रही है इस process को use करके, ठीक है, commercial level पे जो एनिमल्स वैल्यूएबल हैं, ठीक है, जिनकी मार्केट में वर्थ है, जो बेनिफिशियल है, उनको हम लोग इस तरह इस मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. At some places, scientists are making attempts to clone human embryo, which they believe can serve as transplant donor. There is a lot of controversies on this issue as to whether human cloning should be attempted or not. बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ पर अभी जो है इशू, मतलब बेसिकली ह्यूमन क्लोनिंग जो है ना वो अलाउ नहीं है, ठीक है. ये समझा जाता है कि अगेंस्ट द एथिक्स है, तो ह्यूमन क्लोनिंग इज नॉट अलाउड. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. अब हम बायोलॉजी को यूज़ करके एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उसकी प्रोटेक्शन करेंगे. अब इसमें हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमें पता है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, वो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई करती है, हमें सर्व करती है. बहुत ज़्यादा जो है हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इंडस्ट्रीज से मिलती है, बल्कि बहुत ज़्यादा हमारी जो डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें इंडस्ट्रीज ही प्रोवाइड करती हैं, ठीक है. अब जहाँ पे वो हमें फ़ायदा देती हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वहीं पे सेम उसी वे में वो हमारे लिए उतनी ही नुकसानदेह हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज़ करती हैं. उसमें लैंड पोल्यूशन भी आ जाएगी, एयर पोल्यूशन भी आ जाएगी और वाटर पोल्यूशन भी आ जाएगी, ठीक है. अब जैसे देख लें इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपको पता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो वाटर रिवर्स वगैरह में थ्रो कर रहे हैं. रिवर्स वगैरह में थ्रो करने से क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ बहुत हद तक डिस्टर्ब होती है, उसके अंदर बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक्वेटिक लाइफ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है उसको खतरा होता है. उसके अलावा यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं. टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड दी एफ्लुएंट्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में भी जब वो अपने एफ्लुएंट्स को सिक्रीट करते हैं तो वो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होती है. लिक्विड में करते हैं तो वाटर पोल्यूशन होती है, और जब सॉलिड्स में करते हैं तो ऑब्वियसली लैंड पोल्यूशन होती है. Form are being injected into the environment by the industries, ठीक है. These effluents frequently contain sizable amount of certain very toxic, even carcinogenic materials. अब जितने भी एफ्लुएंट्स मीन्स उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है. इवन की कार्सिनोजेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक हैवी मेटल्स होती हैं, जैसे कि लेड है. ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो जो है लेड उसके अंदर प्रेजेंट होती है. और जब हम सपोज जो पेट्रोल है हमारे पास, जब उसको बर्न करते हैं तो हमारे पास लेड प्रोड्यूस होती है, और जो लेड है वो फिर एयर में जाती है और आपको पता है टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है. ऐसे ही क्रोमियम्स है फ्रॉम टैनरीज आर प्लेइंग हैवॉक टू ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बहुत नुकसानदेह है. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल्स इन सम कंट्रीज. पाकिस्तान भी उनमें से एक ही होगा इवन, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में अलार्मिंग सिचुएशन पे, अलार्मिंग लेवल पे है. This problem therefore needs to be addressed, or else it would soon be out of control, in which case the biocomponents of the world ecosystem would suffer irreparable loss and this environment would no longer support life on this planet. ये कहा गया कि अगर ये ऐसे ही बढ़ती गई तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और फिर ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी, और फिर कोई ऐसा वक्त आएगा कि कोई भी लाइफ जो है वो इस प्लेनेट पे नहीं रह सकेगी, ठीक है. कोई भी जानदार इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा. सो बायोलॉजी ने इसमें कैसे अपना रोल प्ले किया, इसमें हमारे पास दो मेथड्स आएंगे जो हम अभी डिस्कस करेंगे. वन इज़ द बायो रेमिडिएशन एंड द सेकेंड वन इज़ द बायो एब्जॉर्प्शन. So biology has helped mankind in attracting attention to this problem, and biologists are striving to find out the solutions to set this environment right wherever it has deteriorated. अब बायोलॉजिस्ट ने कैसे बायोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजी को यूज़ करें इस मसले से, मतलब इस मसले को ख़त्म करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, कैसे बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स टू बी मेड ऑब्लिगेटरी, ठीक है. इसको मस्ट करार दिया गया कि जितने भी ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं ये कोई इनकी बेटर वे में ट्रीटमेंट करें. सेवरल वेज ऑफ बायो रेमिडिएशन क्या है? इट इज़ द रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें भी आपको पता है बायो मीन्स लाइफ.
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट का या टॉक्सिक मटेरियल्स का एनवायरमेंटल से रिमूवल जो है उसको बायो रेमिडिएशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कि ये एलजी है, एलजी हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। एलजी जो है ना उसको कंसीडर किया जाता है कि ये एब्जॉर्प्शन करती है जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट्स की एब्जॉर्प्शन करती है। तो इसकी इन दिस वे जो है वो पोल्यूशन कम हो सकती है, ठीक है, पोल्यूशन से बचा जा सकता है, ठीक है। जब हम एलजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी पोल्यूटेड एयर में या कहीं भी, तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है पोल्यूटेंट्स को। अब अगर हम ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो पानी में फेंकते रहेंगे, ठीक है, टॉक्सिक और हैवी मटेरियल्स जब पानी में जाता रहेगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारे जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, उसको खतरा होगा। तो उन्होंने कहा है कि बायोलॉजिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से हैं कि जो अभी तो प्रेजेंट हैं ऐसी स्पीशीज, पर उनको खतरा है वो बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज उनके बहुत लो हैं, ठीक है, बहुत कम है। इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इफ नॉट प्रोटेक्टेड वुड सून बी एक्सटिंक्ट। ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज को देख रहे हैं बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जो अभी तो प्रेजेंट है लेकिन अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कौन कौन से हैं, जैसे डॉल्फिन्स है, चीताज़ है, ठीक है, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये बहुत ही कम अमाउंट में पाकिस्तान में या हमारे एनवायरनमेंट में रह गए, ठीक है। दे हैव देयरफॉर स्ट्रेस द नीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक नेशनल प्रॉब्लम बन गई है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आर रिवर्स कैनल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। सिटी सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट इन दोनों ने मिलकर हमारे रिवर्स और कैनाल्स को पोल्यूट कर दिया है। द लाइफ इन फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज टूवर्ड्स डिक्लाइन। लाइफ इन फ्रेश वाटर मीन्स कि फ्रेश वाटर में जितने भी एनिमल्स थे वो जो है बस अब ख़त्म होने ही वाले हैं। डिक्लाइंस मीन्स ख़त्म होने की तरफ हैं। फिश पॉपुलेशंस हैव बीन मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड। बहुत बुरी तरह जो है वो फिश पॉपुलेशन इफेक्ट हुई है, बिकॉज फिश जो है उन्होंने तो फ्रेश वाटर में ही रहना है ना। We need to take protective measures as early as possible in cities, particularly the exhaust from automobiles is enormously adding lead into the atmosphere। मतलब कि जब हम लोग ऑटोमोबाइल्स तो सारे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये गाड़ियाँ वगैरह तो सारी यूज़ करती हैं और ये सब मोस्टली पेट्रोल से चलती हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो लेड जो है हमारे इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली आ रहा है, ठीक है। देयर इज़ द नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक लेड फ्री पेट्रोल को यूज़ करना चाहिए पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं। First one is dash is the study of environment of dash is the study of organism in relation to their environment। हमने पढ़ा था that ecology is the study of organism in relation to environment, ठीक है। Second is the study of organism living in fresh water bodies like rivers, lakes, etc. is called as fresh water biology, ठीक है। ऐसी स्टडी organisms की ऐसी स्टडी, उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऐसी बायोलॉजी जो कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो कि डील करती है सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ ह्यूमंस की लाइफ को, सोशल बिहेवियर ह्यूमंस का सोशल बिहेवियर्स, ठीक है, और कम्युनिटी के अंदर वो कैसे रह रहे हैं उसको, इसको हम बोलते हैं सोशल बायोलॉजी। ये सारी बायोलॉजी की जो फर्स्ट 3 ब्लैंक्स हैं हम लोगों ने बायोलॉजी की टाइप्स में पढ़ी थी बिल्कुल स्टार्टिंग के इस चैप्टर के। फोर्थ वन इज द इन दी डैश बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ दी टोटल मैस। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन के अंदर सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो 99% उसका टोटल मैस क्रिएट कर रहे हैं। ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ अ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एज एटम। सबसे सिंपलेस्ट यूनिट हमने पढ़ा था पीछे, क्या था वो, एटम। Now the sixth one is various organs in plants and various organ system in animals are assembled together to form an organism। मैंने आपको बताया था जब ऑर्गन सिस्टम टिश्यूज कंबाइन होते हैं ऑर्गन बनते हैं, जब वेरियस ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। Now the seventh one is a dash is the group of organisms of same species located in the same place at the same time is called as population। नेक्स्ट वन इज़ अ डैश इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। हमने बायोलॉजिकल मेथड में पढ़ा था कि क्या चीज़ है जो हम ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनाते हैं, विद दैट वन इज़ द हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वन, अ हाइपोथेसिस इज द रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी द कंसिक्वेंस ऑफ डैश रीजनिंग।
हाइपोथेसिस किस तरह की हो सकती है, डिडक्टिव भी हो सकती है और इंडक्टिव। तो इसके अंदर क्या आएगा, इंडक्टिव रीजनिंग। अब हम लोग ट्रू फॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। ये कुछ हद तक तो बात ठीक है, लेकिन जो पेनिसिलिन है वो डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और जो पेनिसिलिन है, जो एडवर्ड जेनर है उसने वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्कवर किया था, हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा। सेकंड है, मैनी डिजीज सच एज पोलियो, हुपिंग कफ, मीजल, मम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। नो, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। हमने पढ़ा था कि ये वैक्सीनेशन से कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये भी फॉल्स है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड वन, exposure to the smallpox virus allow the body to develop immunity against cowpox। ये भी false है, ठीक है। नेक्स्ट इज AIDS is caused by HIV and it's spread through sexual contact, blood transfusion by contaminated syringes और surgical instruments। ट्रू, हमने ये पढ़ा है पीछे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस है ये हमने सारे डिस्कस किए हैं, इनको बहुत ही हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये आप लोग अपनी बुक से देखेंगे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। So the first one we have, what do you mean by hypothesis? Hypothesis क्या है? So hypothesis is the statement made by scientists after careful observation. Hypothesis the tentative explanation of observation। ऐसे statement जो हम अपनी observation से बनाते हैं उसको हम hypothesis का नाम देते हैं। नेक्स्ट वी हैव, हाउ डज लॉ डिफर फ्रॉम थ्योरी। लॉ जो है वो थ्योरी से कैसे डिफर होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया है कि थ्योरी क्या है और साइंटिफिक लॉ क्या है, ये आपस में कैसे डिफर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज डिडक्शन। डिडक्शन क्या है, इट इज द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज डिडक्शन, ठीक है। फोर्थ वन इज डिफाइन वैक्सीनेशन। व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द वे टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज बाय द एक्सपोजर टू अ वायरस और बैक्टीरिया टू अ लिमिटेड डिग्री, ठीक है। हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेड वायरस को इंजेक्ट करते हैं ताकि जो है उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। फिफ्थ वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग। क्लोनिंग पे शॉर्ट नोट जो है वो भी आप लिखेंगे, क्लोनिंग का जो टॉपिक मैंने आपको बताया वहाँ से देख के। What is the gene therapy? This technique consists of isolation of normal gene की isolation and then उसकी insertion host cell में, ठीक है, through bone marrow cells, जिसको हम gene therapy बोलते हैं। Seventh question is what is a clone? Clone क्या है? A clone is defined as cell or individual and it's sexually produced offspring. All members of clone are genetically identical। ये भी हमने अभी डिस्कस किया क्लोनिंग के टॉपिक में कि क्लोन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा if you have any question you can ask। This is all about today. Thank you very much. Allah Hafiz.